हेलो दोस्तों, मैं प्रफुल्ल प्रजापति स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल गांडी विद द एरो टुवर्ड्स सक्सेस में। कल के लेक्चर में आपने देखा था हीट इंजन कैसा होता है, कैसे काम करता है और इसमें इफ़िशियंसी वगैरह कैसे डिफ़ाइन की जाती है, इसकी बात आपने की थी। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करेंगे कि जो फ्रीज़र होता है उसका दरवाज़ा अगर आपने खुला छोड़ दिया तो रूम ठंडा नहीं होता है, गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसकी भी बात करेंगे। और इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं, इसकी बात करेंगे। सो शुरू करते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम एंड इरिवर्सेबल अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। यह प्रोसेस क्या होते हैं, थर्मोडायनामिक्स में इसकी क्या ज़रूरत है, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आते हैं, इन सब की बात आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है। तो अगर इनके जो सिग्निफिकेंट्स है उनकी बात करें तो ये जो प्रोसेस होते हैं वो स्लोली होते हैं। दूसरा, ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। इसको मैं समझाऊंगा आपको कैसे होते हैं सब कुछ। पहले दो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इरिवर्सेबल जो प्रोसेस होते हैं उनके सिग्निफिकेंट्स ये हैं कि ये फास्ट होते हैं, रैपिडली होते हैं। दूसरा, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं होते हैं, एक से शुरू होके सीधे अपने एंड तक जाके रुक जाते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस होते हैं। ये तो जनरली इनके सिग्निफिकेंट्स की बात हो गई, इनके इम्पोर्टेंस क्या है इसकी बात हो गई। आज हम सीखेंगे क्या होते हैं, कैसे इनको डन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसकी बात करेंगे। ये कोई थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। ये जो पिस्टन होता है थर्मोडायनामिक्स में हम ऐसा मानते हैं कि इस पिस्टन का खुद का कोई वेट नहीं है और पिस्टन जब यहाँ से मूव करेगा तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसको कहेंगे फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस और ये है वेटलेस। वेटलेस पिस्टन का अपना कोई वजन नहीं है, वेट नहीं है, और ये पिस्टन जब यहाँ से मूव करेगा तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ऐसा माना जाता है। प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है पर मानते हैं अपन। अब इसमें कुछ गैस है, इस गैस का प्रेशर माना कि P1 है और बाहर का प्रेशर जो वो P0 है। आपने मतलब ये जो प्रेशर है वो इसके ऊपर लग रहा है और ये जो P1 प्रेशर है उसकी डायरेक्शन जो वो ये है। ठीक है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये मैंने ऐसे ही बताया कि P1 जो है वो प्रेशर है इसका, जो कि ऊपर पिस्टन पर एक प्रेशर जनरेट करेगा, एक लोड जनरेट करेगा। और P0 प्रेशर से आपने पिस्टन को दबाया है, या फिर मान लो आपने पिस्टन पर वजन रखा है, लोड रखा हुआ है, वजन रखा हुआ है। इस वेट की वजह से ये जो थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, इस गैस पर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, उस प्रेशर को P0 कहा है ना। और ये गैस अपने इंटरनल एनर्जी की वजह से ऊपर कुछ वर्क करना चाहती है और उस वर्क के परिणाम स्वरूप यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, वो प्रेशर है P1। अगर ये इक्विलिब्रियम में, साम्य में, ठीक है, मैकेनिकल साम्य की बात कर रहा हूँ, हिल डुल नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, P0 इज इक्वल्स टू P1। प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर के बराबर है, तो ये कोई मूवमेंट नहीं करेगा। प्रेशर चूँकि आप 11वीं में आपको इतना आइडिया नहीं होगा तो इसको फोर्स कह दो, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने के लिए। F1 ये ऊपर लग रहा है,
ये नीचे लग रहे हैं। अगर F1 और F2 बराबर हैं, दोनों बराबर के फोर्स ऊपर और नीचे लग रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ये पिस्टन मूव नहीं करेगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की वजह से। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं कैसे है ये। अब आपने क्या किया, लोड को थोड़ा कम कर दिया, ये गैस है, आपने वेट को थोड़ा कम कर दिया। यहाँ पर पहले प्रेशर क्या था, P1 था, आपने लोड को कम किया तो यहाँ का जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, ये जो प्रेशर है वो P0 डैश हो गया, जो कि P0 डैश जो है वो कम है P0 से। इसको न्यूमेरिकली समझा देता हूँ मैं, आसानी से समझ में आएगा। मान लो ये जो प्रेशर है उसकी वैल्यू 100 है, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, जो भी आप समझना चाहो। इसकी वैल्यू 100 है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 100 थी, तब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, कोई भी मैकेनिकल मोशन नहीं हो रहा था। अब क्या किया आपने, यहाँ से लोड हटाया तो जो P0 है मान लिया वो 90 हो गया। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ का जो प्रेशर है, गैस पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर कम हुआ, तो ये प्रेशर तो 100 ही है पर्टिकुलर एक टाइम के लिए, ये प्रेशर है 100। तो अब इसको फोर्स से समझो, आप समझने के लिए बता रहा हूँ, दोनों एक जैसे नहीं होते, कुछ क्राइटेरियाज हैं, इनकी आगे बात करेंगे अपन। F0 डैश, F1 ज़्यादा है F0 से, यहाँ पर लगने वाला फोर्स इस फोर्स के कंपेयर में ज़्यादा है। ठीक है, F1 इज़ ग्रेटर देन F0 डैश। तो ऐसे में क्या होगा समझिएगा, नीचे का जो फोर्स है वो ज़्यादा है, तो ये जो पिस्टन है इस पर एक लोड जनरेट करेगा, एक फोर्स देगा। फोर्स की वजह से, चूँकि यहाँ पर जो फोर्स है वो कम है, तो इस फोर्स की वजह से पिस्टन ऊपर उठेगा। ठीक है, ये पिस्टन ऊपर आ गया, और तब तक पिस्टन ऊपर आता रहेगा जब तक यहाँ का जो प्रेशर है P0 डैश, ये तो 90 है ही, और जो अंदर का जो गैस प्रेशर जनरेट कर रही है वो प्रेशर भी 90 हो जाए। ठीक है, P1 डैश बराबर 90। ठीक है, पहले दोनों तरफ प्रेशर 100 था तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब आपने लोड कम किया, ऊपर से फोर्स को कम किया, तो ऐसे में यहाँ का फोर्स कम हो गया नीचे आने वाला, तो जो नीचे से ऊपर आने वाला फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे में पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा। ये ऊपर मूव किया और तब तक मूव करता रहेगा जब तक यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर के बराबर न हो जाए। तो देखो, अब आपका मन हुआ वापस थोड़ा लोड रखने की, समझिएगा, काफ़ी डीपली समझाऊंगा मैं। अब आपने वापस लोड रख दिया इस पर, मान लो इस लोड की वजह से जो P0 डबल डैश जो जनरेट हुआ वो 95 का जनरेट हो गया। ठीक है, तो पर्टिकुलर इस वक्त क्या है, ये P1 डैश है जो कि 90 है, ये 95 हुआ। तो अब क्या होगा, अब ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है तो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स आएगा, और ऐसे में पिस्टन नीचे मूव कर जाएगा। पिस्टन नीचे आ गया, और वापस जो प्रेशर था P1 डैश इज इक्वल्स टू 95 डबल डैश, और ये P0 डबल डैश जो है वो हो गया 95। अब वापस ये मूवमेंट जो था वो एज इट इज़ रहा। तो बस इसी को रिवर्सेबल प्रोसेस करते हैं। ध्यान रखना, इतना सब कुछ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर कोई मोशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, फोर्स दोनों तरफ इक्वल है, कोई मोशन नहीं। अब आपने ऊपर से लोड को कम कर दिया, 90 का प्रेशर जनरेट हुआ ऊपर से, और नीचे से 100 का प्रेशर है, तो ऐसे में नीचे से ऊपर की ओर एक मूवमेंट होगा, पिस्टन जो था वो ऊपर उठ गया, और तब तक ऊपर उठेगा जब तक दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। अब आपका मन किया कि ज़्यादा ऊपर आ गया पिस्टन, थोड़ा नीचे ले आऊँ, तो आपने वापस प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाया, 95 कर दिया, और नीचे का प्रेशर है 90, तो ऐसे में पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा और नीचे आ गया, दोनों प्रेशर बराबर हो गए।
ये जो मोशन है इसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या हुआ इसमें, खास बात देखिएगा इसकी। एक तो धीरे 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 प्रेशर को मैनेज करने के लिए पिस्टन ऊपर उठा, स्लोली 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 स्लोली, ठीक है। दूसरा, ये जो प्रेशर था वो स्टेप बाय स्टेप हुआ, आपको दिख रही होगी स्टेप, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये आया। क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को मेंटेन करता हुआ सिस्टम आगे बढ़ रहा था। ये जो होता है वो रिवर्सेबल प्रोसेस होता है। अब ठीक है, बस इतना ही है, ये सिग्निफिकेंस याद कर लीजिएगा और ये समझाने का तरीका है मेरा। अगर आपको याद रहे तो ठीक है, वरना ये सिग्निफिकेंस होते इतना याद रख लीजिएगा। किताब में ज़्यादा दे नहीं रखा इसके बारे में, इसलिए ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें अपन, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये गैस है, इस पर लोड लगा हुआ था, यहाँ पर P1 जो जनरेट हुआ था ऊपर की ओर, ठीक है, पिस्टन पे लगेगा, 100 था। P0 यहाँ पे लग रहा था, पिस्टन से नीचे दबा रहा था इसको, P0 भी 100 था। अब आपका मन हुआ अचानक से आप पूरा वेट हटा दो, ठीक है, आपने अचानक से पूरा वेट हटा दिया तो क्या होगा, पिस्टन काफ़ी हाइट गेन कर लेगा और पर्टिकुलरली वेट नहीं है तो यहाँ का जो प्रेशर है वो काफ़ी हदों तक इसको फोर्स करेगा और यहाँ पर प्रेशर लगभग नेग्लिजिबल लग रहा है, ऐसा मान लो आप, नेग्लिजिबल या 10-20 कुछ भी आप कहना चाहो, इतना लग रहा है, ठीक है। कम प्रेशर है और यहाँ का प्रेशर था 100, तो ऐसे में काफ़ी हाईली प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा और पिस्टन ऊपर उठ जाएगा। तो आप प्रैक्टिकली समझ रहे होंगे इसको, ये फास्ट हो रहा है। दूसरा, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपने पूरा लोड हटाया एकदम से मूव कर जाएगा ऊपर की ओर, फास्ट हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ। अब इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आऊँगा, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आते हैं आगे। अब प्रैक्टिकल ये समझेगा क्या होता है। आप बाइक चला रहे हो, बाइक मुझे बनाने आती नहीं है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। आप बाइक चला रहे हो, अचानक आगे एक जंप आया, काफ़ी बड़ा सा आया, आपको आइडिया नहीं था आगे जंप आ सकता है, आप 80 की स्पीड से चला रहे हो गाड़ी, होगा क्या, जंप पर जाएगी गाड़ी और एकदम से कूद जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आई गाड़ी, उछल गई, इनबैलेंस्ड हो गई और आप भी इस गाड़ी से उछलकर बाहर आ गए। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे हवाओं में रोक दिया जाए, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं, ठीक है, मुझे हवाओं में रोक दिया जाए, आप ये चाहते हो, और इस प्रोसेस को रिवर्स किया जाए और वापस मुझे इस स्टेप पे लिया जाए ताकि मैं ब्रेक मार सकूं, ठीक है। क्लियरली समझिएगा, अच्छे समझ में आएगा। ये है स्टेप 1, स्टेप से समझाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, इसलिए स्टेप की बात नहीं करते अपन। आप जंप के ऊपर गए, ठीक है, पहली पोजीशन थी आपकी पोजीशन 1, आपको आइडिया नहीं है जंप लगा हुआ है। पोजीशन 2, आपकी गाड़ी जंप पे आई, ठीक है। जंप पर आने के बाद अचानक से आप उछल गई गाड़ी, पोजीशन नंबर 3। अब पर्टिकुलर टी टाइम के लिए आप हवा में उड़ रहे हो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मुझे नीचे न गिरने दिया जाए, क्योंकि नीचे गिरोगे चोट लगेगी, ठीक है। आप चाहते हो नीचे न गिरूँ मैं और सीधा इस प्रोसेस को रिवर्स करके यहाँ पे आ जाऊँ, तो क्या आपको लगता है ये प्रोसेस हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो बस इसी प्रोसेस को कहा जाता है इरिवर्सिबल। वो सारी माथापच्ची आपको समझ में नहीं आएगी, ये काफ़ी क्लियरली समझ में आया होगा आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। आपने ब्रेक लगाया, आप जब उछल गए तो आप अब चाहते हो मैं वापस इस स्टेप में आऊँ और ब्रेक लगा के आराम से गाड़ी निकालूँ, लेकिन नहीं आ सकते क्योंकि ये नेचर का रूल है, डेस्टिनी आपको ऐसा नहीं करने देती, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्रकृति के नैसर्गिक जो कार्य होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो सभी के सारे इरिवर्सिबल होते हैं, नैसर्गिक प्रक्रम। क्यों होते हैं आपने समझा।
ठीक है, ये प्रोसेस वापस नहीं आ सकता। इसी को अपन एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर में रसोई में गैस चूल्हा है, सिलेंडर है आपके पास, सिलेंडर कहीं से लीक हो गया, ठीक है, लीक हुआ, गैस पूरे इन्वायरमेंट में फैल गई, ठीक है, तो स्पॉन्टेनियसली फैलेगी काफ़ी जल्दी, स्पॉन्टेनियसली फैलती जाएगी जब तक आप इसको रोकोगे नहीं। अब मान लो आपने रोक दिया इसको, ठीक है, स्टॉप कर दिया इस प्रोसेस को। अब आप क्या चाहते हो, जो गैस इन्वायरमेंट में चली गई वो गैस वापस सिलेंडर में आए। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हुआ ही नहीं है, इस प्रोसेस की कोई स्टेप नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन दिस, ठीक है। तो ऐसे में गैस बाहर निकल चुकी है, आप अब इसको रोक सकते हो मैकेनिकल जो प्रॉब्लम्स इसमें आई है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके, लेकिन जो गैस बाहर निकल चुकी है वो गैस वापस इसके अंदर नहीं आएगी। इसी वजह से ये प्रोसेस जो है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, इस इरिवर्सिबल है, ठीक है, समझ में आया आपको? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो है उस पर अपना रेफ्रिजरेटर काम करता है। रेफ्रिजरेटर जो है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पे काम करेगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है, जो आपने फ्रीज़र में डाला हुआ है जो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की हीट को एब्जॉर्व करेगा, इस हीट को खींचेगा ये, ठीक है, इस हीट को इसने अपने अंदर खींचा और फिर एक पर्टिकुलर हीट को खींचने के बाद इस हीट को इन्वायरमेंट में दे दिया इसने, फिर वापस हीट को खींचा, फिर वापस खींच के इन्वायरमेंट में दिया, फिर वापस इन्वायरमेंट में दिया। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है रेफ्रिजरेटर फ्रीज़र। इस वजह से ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सेबल है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। जिसको आप फ्रीज़र बोलते हो। फ्रीज़र क्या होता है? ये फ्रीज़र या रेफ्रिजरेटर एक ऐसी यूनिट, एक ऐसा मैकेनिकल पार्ट है जो हीट को जिस पर आप कुछ वर्क करोगे और वो हीट को ठंडे ऑब्जेक्ट से गर्म ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो करेगा, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स का जो बेसिक है उसमें आपने ये सीखा था कि यदि एक सब्सटेंस का टेम्परेचर ज़्यादा है दूसरे सब्सटेंस का टेम्परेचर कम है, तो ऐसे में हीट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ये थर्मोडायनामिक्स का बेसिक है, ठीक है। लेकिन रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जिस पर आप यदि कुछ काम करो, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, ठीक है। ये जो सिस्टम है इस पर यदि आप खुद काम करोगे तो ये क्या करेगा, हीट को ठंडे ऑब्जेक्ट से गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करवाएगा। कैसे होता है इसकी हम बात करते हैं। ठंडे से मेरा क्या अभिप्राय है? फ्रीजर में रखी हुई सारी वस्तुएं, खाद्य सामग्री, इट्स एक्स्ट्रा, और गर्म का मतलब है वातावरण। जैसे यहाँ पे फ्रीजर ने मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है, तो ये वातावरण जो है वो अप्रोक्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे है। तो ऐसे में फ्रीजर क्या करेगा, ठंडे चीज़ से उष्मा लेगा और गर्म की ओर फ्लो करेगा, ठीक। गर्म की ओर फ्लो हो रहा है, जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस कर रहा है। ऐसा क्यों करता है, कैसे करता है, इसकी बात करते हैं अब हम।
देखो इसका डायग्राम बना के देखते कैसे होता है। ये है सोर्स जिसका टेम्परेचर है T1। ये है सिंक जो अभी के टाइम में वातावरण है रेफ्रिजरेटर के रेफरेंस में, और ये इंजन या कार्यकारी पदार्थ जो भी है आपका। तो अब होगा क्या, इसका मैकेनिक्स हीट इंजन से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है उसकी बात करते हैं। तापमान का वही रिलेशन है, T1 का हमेशा तापमान T2 से ज़्यादा ही होगा, सिंक का टेम्परेचर हमेशा कम होगा, सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा। लेकिन होगा क्या कि आप इंजन पे कुछ काम करोगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। आपने सिस्टम पे काम किया, इलेक्ट्रिकल पावर जो है रेफ्रिजरेटर को वो आपने दी। वर्क का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर से, इलेक्ट्रिकल पावर से आपने एक वर्क दिया और वो वर्क आपने इंजन पे किया, रेफ्रिजरेटर पे किया। तो वो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, सिंक से हीट को लेगा। सिंक से इसने Q2 हीट ली। सिंक का टेम्परेचर कम है, ध्यान रखना। जिसका टेम्परेचर कम था उस सब्सटेंस से हीट को लिया इंजन ने, और उस इंजन ने हीट को वहाँ पे फेंका जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा था, सॉरी Q1। जस्ट हीट इंजन का उल्टा काम है, इस वजह से इसको रिवर्सेबल हीट इंजन, रिवर्स हीट इंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ठंडे पदार्थ से हीट ले रहा है। ठीक है, इसका जो वातावरण होगा वो कम होगा, कम गर्म होगा, ठंडा, ये गर्म है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर ने क्या किया सुनिएगा। आपने इंजन पे कुछ काम किया तो इस रेफ्रिजरेटर ने जो ठंडा ऑब्जेक्ट था उससे हीट को लिया। Q2 उसमें ठंडे ऑब्जेक्ट से ली गई है, सिंक से ली गई है। इसने Q2 हीट ली और Q1 हीट इसने वातावरण में रिलीज़ कर दी, छोड़ दी। ये जो है वो इसका बेसिक फंडामेंटल है, कैसे काम करता है। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है ये। अब इसमें जो होता है वो परफॉर्मेंस कोफिशिएंट होता है। ऑफ परफॉर्मेंस, हिंदी में निष्पादन गुणांक बोलते हैं इसको। उसके मामले में अपन दक्षता बोलते थे ईटा, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, तो देखिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझिए COP क्या होगा। आपके हिसाब से एक अच्छा रेफ्रिजरेटर, एक अच्छा फ्रीज़र कौन सा होगा। ऐसा फ्रीज़र जो कम इलेक्ट्रिक पावर को खर्च करे, कम इलेक्ट्रिक पावर ले, और इस कम इलेक्ट्रिक पावर से ऑब्जेक्ट को ज़्यादा ठंडा करें। ठीक है, तो ठंडा करना मतलब वर्क आप कम से कम करोगे और हीट जो ठंडे ऑब्जेक्ट से ले रहा है वो हीट ज़्यादा लेगा, Q2। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, Q2 ज़्यादा से ज़्यादा हीट निकालनी है आपको और कम से कम इलेक्ट्रिक पावर को लेना है। ठीक है, कम से कम इलेक्ट्रिक पावर खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थ को ठंडा कर सके। ऐसा रेफ्रिजरेटर आप खुद अच्छा समझोगे इसे। तो बस यही है COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको अल्फा कहते हैं, यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिकली लो। कम एनर्जी से, कम इलेक्ट्रिक पावर से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को ठंडा कर दे, वो रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र अच्छा होगा, बस यही चीज़ है। ठीक है, ये इसका फंडामेंटल था। आगे बढ़ते हैं इसमें। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस Q2/W। अब एक बार ज़रूरत पड़ेगी इसकी वापस। T1 सोर्स, सिंक T2, ये कार्यकारी पदार्थ जहाँ पे इंजन है, इंजन में कार्यकारी पदार्थ है। फ्रीज में जनरली फ्रीऑन गैस लाई जाती है। ठीक है, इसके इंजन में फ्रीऑन गैस यूज़ की जाती है। आपने इस पर कुछ वर्क किया, इसने Q2 हीट ली
और Q1 हीट जो है वो इन्वायरमेंट में छोड़ी। अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं अपन, इजी करते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन W क्या हो जाएगा, आपने वर्क किया तब Q2 उसमें ली और Q1 इसने इन्वायरमेंट में दी, तो W का मतलब क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखो Q2 जो है वो सब्सटेंस से हीट ली है, कब ली है, जब W वर्क किया गया है, तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर है। समझिएगा, आपने W इस पर वर्क किया तब जाके Q2 उसमें आई, तो इन दोनों के परिणाम स्वरूप जो रिजल्टेंट बाहर निकला वो Q1 निकला। इस वजह से मैंने Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W किया, तो W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, बस इतना ही है, Q1 माइनस Q2। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन गुणांक। ठीक है, ये आपको याद रखना है बस। आगे बढ़ते हैं इसमें। जो शुरुआत में मैंने आपको कहा था उसकी बात कर लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर आप खुला रख दो, फ्रीज़र का दरवाज़ा अगर आप खुला रख दो, तो रूम जो है वो गर्म होगा, ठंडा नहीं होता। इसकी बात कर लेते हैं कैसे होता है ये। W वर्क किया, इसका एक्सप्रेशन क्या था, Q1 माइनस Q2 ओवरऑल। Q1 इज इक्वल्स टू W माइनस W प्लस Q2। समझिएगा इस चीज़ को, जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में दिया था उसकी बात कर रहे हैं अपन। ये कोई फ्रीज़र है, ये आपने इसको खुला छोड़ दिया, ठीक है, ये दरवाज़ा इसका, आपने इसको खुला छोड़ दिया। अब होगा क्या, इसके अंदर जब ये बंद अवस्था में था, ये इसका दरवाज़ा, जब ये बंद था तब क्या था, इसके अंदर जो आपने मटेरियल रखा था उस मटेरियल की हीट को ये खींचता था, और W वर्क करने के बाद इस मटेरियल की जो हीट थी उसकी Q1 हीट ये था इन्वायरमेंट में छोड़ता था। ये जो था इसका बेसिक फंडामेंटल था। अब आपने क्या किया, दरवाज़ा इसका खुला रख दिया, तो इसके लिए ये जो सब्सटेंस था उसकी जगह पर अब पूरा रूम इसका एक सब्सटेंस बन गया। ये रूम है, अब रूम में पूरी की पूरी हीट को ये खींचना चाहेगा अपने अंदर। Q1 हीट इसने रूम से Q2 हीट ले ली, सिंक का काम करेगा, वो पूरा का पूरा वातावरण करेगा अब, क्योंकि आपने दरवाज़ा खुला रख दिया है। Q2 हीट इस रेफ्रिजरेटर ने खींची। अब ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, जॉइंट है यहाँ से, इलेक्ट्रिकल बोर्ड की वजह से W काम हुआ। Q2 हीट इसने रूम से खींची, W इस पे काम हुआ। अब W काम हुआ, Q2 हीट खींची, तो अब ये पीछे से इसकी जो मशीनरीज लगी हुई है वहाँ से इस रूम में Q1 हीट छोड़ेगा। ठीक है, Q1 क्या है हियर, Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2। जो हीट वातावरण में ये रेफ्रिजरेटर छोड़ रहा है वो हीट Q1 वातावरण में छोड़ रहा है, ये हीट Q2 से ज़्यादा है। जो हीट ये कमरे से एब्जॉर्व करेगा तो कमरे का टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेगा। कमरा जो है वो वातावरण की फॉर्म में, इससे इसने Q2 उष्मा ली, मतलब इसका टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो कम करने के लिए इसने Q2 उष्मा ली, लेकिन जब इस पर वर्क हुआ तो इसने क्या किया कि वर्क और Q2 के बराबर की जो हीट थी उसको रिलीज़ करी, वातावरण में ही करेगा और कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो वातावरण में इसने Q1 जो हीट है वो इसने वातावरण में रिलीज़ करी, और आप देख रहे हो Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, क्योंकि कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल वर्क आपने किया है। ठीक है, Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2 मतलब जो हीट ये वातावरण में छोड़ेगा वो हीट ज़्यादा होगी उस हीट के रेफरेंस में जो हीट इसने खींची है, वातावरण से ली है। इस वजह से कुछ देर तक तो आप, यदि जैसे गर्मी के मौसम में आपने फ्रीज़र का दरवाज़ा खोला तो आपका बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है, एक ठंडा ठंडा फील होता है। आप चाहते हो इसको खुला छोड़ दें, ठीक है,
आपका मन नहीं मानता है, खुला छोड़ने का मन करता है, लेकिन इतने में याद आता पप्पा जग जाएगा और पप्पा आपको डांटेगा कि बेटा फ्रिज ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो क्यों होगा ख़राब? क्योंकि ये जो है Q2 हीट खींच रहा है, उसी इन्वायरमेंट में Q1 हीट दे रहा है, तो इसके लिए सिंक और सोर्स की कोई डेफिनेशन ही नहीं रही, दोनों ख़त्म हो गए। क्योंकि जो वातावरण सोर्स का है वही वातावरण सिंक का है। एक टाइम बाद ऐसी सिचुएशन आएगी, दोनों टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे, ऐसे में ये फंक्शन करना बंद कर देगा। ठीक है, टेम्पररी फंक्शन करना बंद करेगा। आगे क्या होता है ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है, कैसा बना है, कितना अच्छा है, इसकी बात करता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्वेश्चन आ जाए तो ये फॉर्मूला याद रखना। इसकी वजह से क्या होगा, यदि फ्रीजर का दरवाज़ा खुला है तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठंडा नहीं होगा रूम, क्योंकि Q1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Q2। जो उष्मा रेफ्रिजरेटर खींच रहा है उस उष्मा के कंपेयर में जो उष्मा रेफ्रिजरेटर वातावरण में दे रहा है वो उष्मा ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पर। एक प्रशीतक खाद्य पदार्थ रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ का ताप 9 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखता है। नौ डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है। बनाए रखता है। कमरे का ताप 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अल्फा ज्ञात कीजिए। थर्टी 6 डिग्री सेंटीग्रेड। COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्ञात कीजिए। अल्फा ज्ञात करें, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्ञात करें। 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखते हैं इसको। पदार्थ का जो ताप है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रख रहा है, मतलब T2 जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी को अपन केल्विन में बदलें तो 9 + 273। ठीक है, केल्विन 273 प्लस में चलता है सेल्सियस से, इस वजह से 9 को इसमें ऐड कर दिया, 7 को किया तो ये हो गया 282। ठीक है, 282 केल्विन हो गया। अब T2 की बात करते हैं। देखो इतना याद, अगर ज़्यादा दिमाग न चले तो इतना याद रखना कि T1 हमेशा T2 से ज़्यादा होगा। तो जो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है वो T1 हो गया, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो गया, तो 36 + 273। ठीक है, 9 0 और 3 309 केल्विन। ठीक है, ये हो गया। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस था COP, उसका फॉर्मूला था Q2/Q1 - Q2। और मैं शुरुआत में बता चुका आपको, रेफ्रिजरेटर जो वो इन्वर्सेबल इंजन है उस पर काम करता है। तो ऐसे में Q1/Q2 = T1/T2 होता है। याद रख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसमें रख देते T2/T1 - T2। वैल्यूज़ रखते हैं। T2 क्या है, 282 अपॉन 309 - 282। ठीक है, इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, COP सॉल्व कर लीजिएगा। ओवरऑल आंसर आ रहा है इसका 10.44। ठीक है, ये इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। बस ये आपको याद करना है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रेफ्रिजरेटर आपका कितना अच्छा है, कितने अच्छे से काम कर पा रहा है। ठीक है, ये 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। अब अपन एक कंपटीशन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कर लेते हैं। एक फ्रीज़र -15 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप बनाए हुआ है। ताप बनाए हुए हैं
वातावरण का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि फ्रीज़र 1.75 किलो जूल पर सेकंड की दर से ऊष्मा अवशोषित करता है, वन 1.75 किलो जूल पर सेकंड की एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसमें एब्जॉर्ब्स नहीं है, एक्सट्रैक्ट कहते हैं, इसका हिंदी मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। यदि फ्रीज़र 1.75 किलो जूल पर सेकंड की दर से ऊष्मा को एक्सट्रैक्ट करता है, ऊष्मा को खींचता है पदार्थ से, तो वह न्यूनतम शक्ति क्या होगी कि फ्रीज़र प्राप्त ऊष्मा को वातावरण में निष्कासित कर सके। वातावरण में निष्कासित कर सके, वातावरण में फेंक सके। शुरू करते हैं इसको। ये कंपटीशन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। एक फ्रीज़र का -15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बना हुआ, मतलब T2 सिंक का टेम्परेचर क्या हो गया, -15 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में क्या हो जाएगा, -15 प्लस 273, 273 में से 15 गए तो ये हो जाएगा 9, क्या है यार, 303 हो जाएगा, 258 हो जाएगा ये, और T1 हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 प्लस 273, 303, ठीक है, केल्विन। ये टेम्परेचर हो गए सिंक और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो गया ये, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसने पूछा है अपने को पावर क्या होगी। आप इलेक्ट्रिक सोर्स जो है इसको कितनी पावर देनी पड़ेगी कि रेफ्रिजरेटर ये जो ऊष्मा है -50 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखने के लिए जो हीट एब्जॉर्व करेगा, वो हीट जो एब्जॉर्व करी हुई उसकी रेट ये है। इस हीट को वापस इन्वायरमेंट में फेंक सके, इसके लिए आपको कितनी पावर देनी पड़ेगी, पूछा ही है। तो पावर का तो अभी तक मैंने कुछ करवाया नहीं है। तो पावर जो होता है वो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वर्क अपॉन टाइम है। मतलब यदि जूल अपॉन सेकंड जैसा कोई एक्सप्रेशन मिल गया अपने को तो डन है, वही है अपना पावर, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम को पावर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें अपने को जो Q2 उसमें उसकी रेट दे रखी है 1.75 किलो जूल पर सेकंड। इस रेट से फ्रीज़र एब्जॉर्व कर रहा है हीट को। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब अपने को चाहिए Q2, ठीक है। देखते हैं, हीट एंड ट्रायल करते हैं कैसे आ सकते हैं। एल्फा COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये होता है Q2 अपॉन W। तो देखो अपने को चाहिए W, ठीक है, वर्क चाहिए, ठीक है। अपने को क्वेश्चन कह रहा पावर, एक बार वर्क आ गया तो पावर तो अपन ले ही आएंगे, क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है इसलिए, ठीक है। टाइम का देख लेंगे बाद में आराम से, एक बार वर्क निकल जाए। तो Q2 अपने पास पड़ा है, अगर एल्फा मिल गया तो वर्क निकल जाएगा। बस इसी लॉजिक से अपन एल्फा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एल्फा इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। T2 इज 258, T1 इज 303 माइनस 258। एल्फा इज इक्वल्स टू, इसका आ जाएगा आंसर आपका 5.733,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसका 5.733 ये आ जाएगा अल्फा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अभी ये आ गया है, ये दे रखा है, तो वर्क अपन निकाल लेंगे, बस इसी में आगे अपन परफॉर्म करते हैं। इसको पक्षांतरण कर दो तो वर्क इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन अल्फा, W इज इक्वल्स टू Q2 1.75 अपॉन अल्फा 5.733। अब देखो आपको ये नहीं पता है शक्ति कैसे निकालते हैं, तो कुछ भी मत करो, यहाँ पे जो मात्रक था उस मात्रक को छाप दो, किलो जूल पर सेकंड का मतलब अपॉन सेकंड। तो देखो ऑटोमेटिकली बन गया काम आपका। जूल अपॉन सेकंड क्या होता है, जूल वर्क का मात्रक होता है, जूल अपॉन सेकंड पावर का मात्रक है, तो ये वर्क नहीं है, ये पावर की फॉर्म में आ गया बस। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो पावर क्या आ जाएगी आपकी, पावर आएगी 0.308, ये पावर आ जाएगी। आपका जो इलेक्ट्रिकल सोर्स है, उस इलेक्ट्रिकल सोर्स यदि इतनी पावर देता है, मिनिमम इतनी पावर देता है, तो इतनी हीट जो फ्रीज़र एब्जॉर्व कर रहा है उस हीट को आप वातावरण में फेंक सकते हो, इतना ही है बस। तो इस प्रकार अपना रेफ्रिजरेटर ख़त्म होता है। आगे हम बात करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स का जो सेकंड प्रिंसिपल है उसमें केल्विन और प्लांक स्टेटमेंट क्या है, और फिर चलेंगे अपन कार्नोट इंजन पे। ठीक है, धन्यवाद।